या देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअल में क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने आपको बताया था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसमें बॉन्ड नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए 3 या 4 थ्योरी आपको दी गई, मतलब 4 थ्योरी दी गई। 4 थ्योरी में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट थ्योरी है वो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी होती है, जिसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड थ्योरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बता दिया हमने कैसे कैलकुलेट किया जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थर्ड थ्योरी की बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी इसके पहले आपने पढ़ा था। अगर हम फोर्थ थ्योरी की बात करें तो फोर्थ थ्योरी हमारा जो होगा आपका वो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्चुअली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ऑलरेडी आप डिस्कशन कर चुके हैं। उस लिमिटेशन को देखने के बाद ही ये आपका है क्या CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अबाउट में बात करें, अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे पॉइंट ऑफ फर्स्ट कह रहे हैं कि इट एज्यूम्स लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इंटरएक्शन टू बी प्योरली आयनिक। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कोवैलेंट नेचर। क्लियर? आइए समझते हैं क्या मतलब हुआ। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे आपका ये लिगैंड हो गया, लिगैंड का होल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एनायन होगा, ये एनायन नहीं होगा तो यहाँ पे आपका ये कैटायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटायन। अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो लिगैंड है वो इस सेंट्रल मेटल एटम के CMA के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। बट आपका ये क्या कह रहा है, आपकी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है कि इट एज्यूम्स लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इंटरएक्शन टू बी प्योरली आयनिक। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कोवैलेंट नेचर। हम जानते हैं कि जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप्स होता है। बट CFT हमारा कह रहा है कि सेंट्रल मेटल और लिगैंड के मिड में जो बॉन्ड बनता है वो कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, वो आयनिक बॉन्ड। मतलब उन्होंने आयनिक बॉन्ड के रूप में ये बात की है, उन्होंने कहीं कहीं आयन का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया? आयन का जिक्र किया है। कहने का मतलब ये है कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिंपल सी बात है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और लिगैंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो एक पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आपका कैटायन बनेगा और एक क्या बनेगा, एनायन बनेगा। लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक कैटायन बना आपका और एक क्या बना, एनायन बना। यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंटरएक्शन टू बी प्योरली आयनिक, डज नॉट एक्सप्लेन द कोवैलेंट नेचर। ये कोवैलेंट नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड, इन्होंने कहा इट एज्यूम्स लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम टू बी अ पॉइंट चार्ज, टू बी अ पॉइंट चार्ज। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बताया कि ये मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल है, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगैंड, ये दोनों वर्क करेंगे पॉइंट चार्ज के रूप में। इन्होंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया कि ये पॉइंट चार्ज के रूप में वर्क करेंगे। क्लियर? ठीक। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा, कह रहे CFT एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ ओनली d ऑर्बिटल, डज नॉट कमेंट ऑन s एंड p ऑर्बिटल। या इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो हमारा CFT है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो d ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को, स्प्लिटिंग ऑफ ओनली d ऑर्बिटल, क्लियर, स्प्लिटिंग ऑफ ओनली d ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करता है, ना कि मतलब s और p ऑर्बिटल पे कोई कमेंट नहीं करता। जैसा कि आप जानते हैं जब आपने कंपाउंड पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि K4 Fe Cl का होल 6, और इसमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे,
हैं, क्या चेक करते हैं, हाफ डाइजेशन चेक कर रहे थे। तो आप देख रहे थे कि जो साइनाइड आयन है, यहाँ पे जो साइनाइड है वो आयरन के डी ऑर्बिटल में, Fe के डी ऑर्बिटल में और Fe के p और क्या नाम s और p, 4s 4p, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था जब आप हाफ डाइजेशन चेक करते हैं। बट यहाँ पे हाफ डाइजेशन की कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे ये देखिए मतलब हाइब्रिडेशन की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई किसकी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी ये जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे डी ऑर्बिटल, ठीक, 1 2 3 4 और ये 5, ये जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे इसके स्प्लिटिंग की बात की है। स्प्लिटिंग मतलब क्या, टूटना, ये डी ऑर्बिटल आपका ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, इसका रीजन हम बाद में जानेंगे। कैसे ब्रेक होता है इसको भी हम बाद में जानेंगे। यानी ब्रेक होता है क्या, डी ऑर्बिटल, कैसे और क्यों, कैसे और क्यों, हाउ और व्हाई, ये हम देखेंगे बाद में, ठीक। चलिए, फिर CFT always give exact value of magnetic moment, यानी जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो CFT है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट की आपको एग्जैक्ट वैल्यू देती है। क्या करती है, मैग्नेटिक मूवमेंट को एग्जैक्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू देती है। फिर लास्ट पॉइंट इसका कह रहा है इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हमने पहले कहा कि हमारी जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं करती है। किसकी बात नहीं करती, हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं करती है। क्लियर, मतलब मेन पॉइंट ये बताता है किसको, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को, या हाइब्रिडाइजेशन का कोई बात नहीं करता। मैग्नेटिक मूवमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। और उसके बाद हम देखें तो इन्होंने कहा कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होगा और जो लिगैंड होगा, ये दोनों पॉइंट चार्ज के रूप में वर्क करेंगे। और फिर CFT क्या नहीं एक्सप्लेन करता, डज नॉट एक्सप्लेन द कोवैलेंट नेचर। CFT कोवैलेंट नेचर को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक। चलिए, इसके बाद अब हमने कहा क्या, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ओनली डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एक्चुअल में ये कैसे होगा, फिर ये मतलब निकालना हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, उसको हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिवाइज करने से पहले एक बार आपको हम हाइब्रिडाइजेशन याद दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हमने आपको बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो SP होगा। क्या होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, क्लियर, 180 डिग्री। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा या इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हो जाएगा आपका लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। फिर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है किसी कंपाउंड का, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो आपका sp3 होगा, sp3, या तो होगा dsp2। क्या होगा, sp3 होगा, अदरवाइज आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। यहाँ पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, क्या ज्योमेट्री इसकी, ठीक। टेट्राहेड्रल होगा तो बॉन्ड एंगल होगा आपका 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और अगर आपका स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है आपका 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6, तो जो आपका कंपाउंड की ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी आपकी sp3d2 होगी, sp3d2, या फिर हो जाएगा सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और सेकंड ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका वो हो जाएगा d2sp2। क्या होगा, d2sp3, d2sp3, ठीक। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ही दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका d2sp3। क्लियर, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा तो एक बार फिर से आप जाकर के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ दीजिएगा ढंग से, तो फिर चीजें आपको समझ में आएंगी। अब इन दोनों कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर हो मतलब ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, होगी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे इनका जो मतलब ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल
तो बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री का, कितने का बॉन्ड एंगल मिलेगा 90 डिग्री का। और आप 11th क्लास में भी ये पढ़े होंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें पढ़े होंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे आप। एक बार कंपाउंड चेक करिएगा SF6, क्या चेक करिएगा, कंपाउंड चेक करिएगा SF6, जहां पे आपको पता चलेगा कि SF6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। एक बार आप 11th क्लास वाले बुक से, तो 11th की बुक से SF6 या वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, स्क्वायर पहले क्या होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब तो आपको जो पढ़ना है क्या, हमने कहा जो CFT बात करती है, CFT बात करती है किसकी, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल की। तो हमें d ऑर्बिटल कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे मतलब d ऑर्बिटल मिल रहा है वहीं पे तो स्प्लिटिंग होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, मतलब ये इस हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, ठीक है, d का 1 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी आपको CFT अप्लाई करना है किसमें, स्क्वायर प्लैनर कंपाउंड में अप्लाई करना है क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल है, और जो d ऑर्बिटल है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। फिर यहाँ पे देखिए d का 2 ऑर्बिटल sp3d2, क्या है sp3d2, d का 2 ऑर्बिटल, p का 3 और s का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे d का 2 ऑर्बिटल d2sp3, d का 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे है क्या, d ऑर्बिटल। जब यहाँ पे d ऑर्बिटल है और इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब ये कि यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसमें, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में CF2। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFT फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल स्टार्ट करने से पहले एक बार आप 11th की बुक से जो है d ऑर्बिटल देख लीजिएगा कि जो d ऑर्बिटल होता है वो x एक्सिस पे कहाँ होता है, y एक्सिस पे कहाँ होता है, z एक्सिस पे कहाँ होता है। यानी एक्सिस पे होता है कि मतलब कहने के बाद अलोंग एक्सिस होता है कि मिड एक्सिस होता है। एक बार हो सके तो आप इसको देख लीजिएगा, d ऑर्बिटल नहीं होगा तो हम तो यहाँ बताएंगे फिर, ठीक है।